कल्पना कीजिए कि एक पाई चार्ट है। उस पाई चार्ट का आधा हिस्सा यानी पूरे 50% किसी एक विशेष समूह का है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब उस पाई को खाने की बारी आती है तो नियम ये कहता है कि उस समूह को कानूनी रूप से केवल 27% हिस्सा ही दिया जा सकता है। और बाकी का हिस्सा? बाकी के हिस्से के लिए उन्हें एक खुली प्रतियोगिता में लड़के जीतना होगा। अब अगर कोई भी इस स्थिति को देखेगा तो पहली प्रतिक्रिया यही होगी कि भाई ये गणित तो पूरी तरह से टूटा हुआ है। सही का। मतलब ये तो एक स्पष्ट गणितीय त्रुटि लगती है ना? बिल्कुल। जब हम केवल संख्याओं को देखते हैं तो ये सीधे तौर पर एक विसंगति नजर आती है। अक्सर सार्वजनिक विमर्श में एक बहुत ही आकर्षक और सीधा नारा गूंजता है, जितनी आबादी उतना हिस्सा। हाँ, ये तो बहुत सुना है। और सुनने में ये बहुत ही तार्किक और गणितीय रूप से सटीक भी लगता है। ऐसा लगता है कि लोकतंत्र का यही सबसे शुद्ध रूप होना चाहिए। और यही वो बिंदु है जहां आज की एक गहन चर्चा केंद्रित होने वाली है। तो चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि भारत के सरकारी सेक्टर में यानी सरकारी नौकरियों और प्रतिनिधित्व में क्या वास्तव में ये जितनी आबादी उतना हिस्सा का सिद्धांत ज्यों का त्यों लागू होता है। और अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता? बिल्कुल। और अगर नहीं तो इस टूटे हुए गणित को एक संवैधानिक विशेषता क्यों माना जाता है, कोई त्रुटि क्यों नहीं? हमारे पास इस विश्लेषण के लिए जो स्रोत है उनमें भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेद शामिल हैं। हाँ, और इसके साथ ही आरक्षण नीति से जुड़े वर्तमान आंकड़े और विभिन्न वर्गों की अनुमानित जनसंख्या के जनसांख्यिकीय अनुमान यानी डेमोग्राफिक डेटा भी है। बिल्कुल। और ये विश्लेषण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रोजमर्रा की राजनीतिक बहसों को स्पष्ट रूप से समझने में इससे बहुत मदद मिलेगी। सर अत्यधिक भावुक हो जाती हैं, लेकिन जब हम इसके पीछे के विज्ञान, इतिहास और संवैधानिक दर्शन को समझते हैं तो तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। तो हम शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, इस पूरी बहस की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि दुनिया भर के लोकतंत्र प्रतिनिधित्व के सवाल को हल कैसे करते हैं। अच्छा, तो इसके कोई तय तरीके हैं? हाँ, सैद्धांतिक रूप से किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के पास संसाधनों या नौकरियों के बंटवारे के लिए मुख्य रूप से तीन अलग-अलग दार्शनिक मॉडल होते हैं। तो अगर हम पहले मॉडल की बात करें जो सीधे तौर पर उस जितनी आबादी उतना हिस्सा वाले विचार से जुड़ता है, तो वो शायद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मॉडल है। एकदम सही। ये मॉडल शुद्ध रूप से गणित पर चलता है। मतलब अगर किसी समाज में कोई वर्ग 30% है तो नौकरियों में, संसद में, हर जगह उनका हिस्सा ठीक 30% ही होगा। हाँ बिल्कुल वही। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसकी गणितीय स्पष्टता है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी वर्ग पीछे ना छूटे। सुनने में तो ये काफी निष्पक्ष लगता है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी सीमा भी है। जब कोई देश इस मॉडल को पूरी तरह से अपना लेता है तो वो समाज को हमेशा के लिए अलग-अलग खानों में बांट देता है। अच्छा, यानी वो प्रतिशत हमेशा के लिए तय हो जाते हैं। हाँ, फिर व्यक्ति की अपनी कोई स्वतंत्र पहचान या योग्यता मायने नहीं रखती। वो सिर्फ अपने समूह के 1% का हिस्सा बनकर रह जाता है। ये तो बहुत ही कठोर लगता है। मतलब अगर सब कुछ केवल जन्म और समूह के प्रतिशत से तय होगा तो फिर व्यक्तिगत मेहनत के लिए तो कोई जगह ही नहीं बचेगी। बिल्कुल नहीं बचेगी। ये तो समाज को एक कैलकुलेटर में बदल देने जैसा है। तो अगर ये मॉडल इतना कठोर है तो क्या इसका ठीक उल्टा कोई विकल्प है? क्या कोई ऐसा मॉडल है जो समूहों को पूरी तरह से अनदेखा कर दे? बिल्कुल है, और वही हमारा दूसरा मॉडल है, इक्वालिटी मॉडल या समानता का मॉडल। अच्छा, समानता का मॉडल। हाँ, ये दृष्टिकोण कहता है कि राज्य पूरी तरह से कलर ब्लाइंड होना चाहिए। मतलब राज्य किसी की भी पहचान, जाति, धर्म या वर्ग को नहीं देखेगा। यानी सबको एक नजर से देखा जाएगा। बिल्कुल। सभी के लिए दरवाजे समान रूप से खुले हैं और जो सबसे योग्य होगा केवल वही आगे जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के आरक्षण या कोटे का कोई स्थान नहीं होता। लेकिन एक मिनट, ये समानता का मॉडल सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन क्या ये थोड़ा भोलापन नहीं है? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मेरा मतलब है, अगर किसी समाज में सदियों से भारी असमानता रही हो तो ये मॉडल काम कैसे करेगा? और यही वो घर्षण है जो तीसरे मॉडल को जन्म देता है। अच्छा। क्योंकि समानता का मॉडल केवल तभी काम करता है जब सभी लोग एक ही धरातल पर खड़े हों। लेकिन अगर समाज में ऐतिहासिक रूप से कुछ वर्गों के साथ संस्थागत भेदभाव हुआ है तो केवल दरवाजे खोल देना
न्याय नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो यहीं पर सोशल जस्टिस मॉडल यानी सामाजिक न्याय का मॉडल सामने आता है। ये मॉडल स्वीकार करता है कि ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना होगा। यानी पिछले वर्गों को आगे लाने के लिए विशेष प्रावधान, जैसे आरक्षण करने होंगे। एकदम सही। भारत ने इसी मॉडल की तरफ अपना रुख किया है। तो अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें, मान लीजिए कि ये समानता का मॉडल एक 100 मीटर की दौड़ है, जहां हर किसी को एक ही स्टार्टिंग लाइन से दौड़ना है। हाँ, एक ही लाइन से। जो सबसे तेज होगा वो जीतेगा। सुनने में ये बिल्कुल निष्पक्ष लगता है, लेकिन सामाजिक न्याय का मॉडल इस तथ्य को पहचानता है कि उन धावकों में से कुछ के पैरों में सदियों से लोहे की बेड़ियां बंधी हुई थीं। अरे हाँ, तो आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो एक रात में उन बेड़ियों के बिना दौड़ने वालों की बराबरी कर लेंगे, भले ही स्टार्टिंग लाइन एक ही क्यों ना हो। समझ गए। तो क्या सामाजिक न्याय का मॉडल उन बेड़ियों वाले धावकों को कोई हेड स्टार्ट या आगे से दौड़ने का मौका देता है? बिल्कुल। आरक्षण मूल रूप से वही हेड स्टार्ट है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि उन्हें ये हेड स्टार्ट इस आधार पर नहीं मिल रहा है कि उनके परिवार का आकार कितना बड़ा है या वे दर्शकों की भीड़ में कितने प्रतिशत हैं। अच्छा, तो प्रतिशत के कारण नहीं मिल रहा? नहीं, उन्हें ये लाभ इसलिए मिल रहा है क्योंकि उन्हें ऐतिहासिक रूप से उस दौड़ में पीछे धकेला गया था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इनमें से किसी भी एक मॉडल को अपने शुद्ध रूप में नहीं अपनाया। तो फिर क्या अपनाया? भारत के संविधान निर्माताओं ने एक बहुत ही अनूठा मध्य मार्ग चुना, जो समान अवसर और सामाजिक न्याय के बीच एक अभूतपूर्व संतुलन बनाता है। और यहीं पर हमारे स्रोत के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की एंट्री होती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वे आपस में ही एक विरोधाभास पैदा कर रहे हैं। वो कैसे? देखिए, अगर हम अनुच्छेद 14 को देखें तो वो कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा। बिल्कुल। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और फिर अनुच्छेद 16 क्लॉज 1 स्पष्ट रूप से कहता है कि सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। हाँ, ये सब तो है। तो ये सब तो पूरी तरह से उस कलर ब्लाइंड या समानता के मॉडल की भाषा है। ये स्पष्ट रूप से कह रहा है कि योग्यता ही सब कुछ है। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। संविधान का पहला झुकाव पूर्ण समानता और योग्यता की ओर ही है। लेकिन फिर उसी अनुच्छेद 16 के अंदर क्लॉज 4 आता है, जो राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करने की शक्ति देता है। सही कहा। ये तो एक ही अनुच्छेद के भीतर दो विपरीत दिशाओं में खींचने वाली बात हो गई ना। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, और दूसरी तरफ आप उसी जाति या वर्ग के आधार पर सीटें आरक्षित कर रहे हैं। संविधान इन दोनों को एक साथ कैसे चला सकता है? देखिए, ये कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि ये कानूनी रूपरेखा की एक बहुत गहरी समझ है। अच्छा, वो कैसे? इसे इस तरह से सोचिए। अनुच्छेद 16 क्लॉज 1 जो समान अवसर की बात करता है वो एक सामान्य नियम है, लेकिन क्लॉज 4 जो आरक्षण की बात करता है वो उस नियम का कोई दुश्मन नहीं है। तो फिर वो क्या है? बल्कि वह एक इमरजेंसी ओवरराइड या आपातकालीन तंत्र की तरह है। हाँ, इमरजेंसी ओवरराइड। ये कैसे काम करता है? तो संविधान निर्माता ये जानते थे कि औपचारिक समानता यानी सबको सिर्फ कागज पर बराबर लिख देना काफी नहीं है। हाँ, जमीनी हकीकत अलग होती है। बिल्कुल। उन्हें वास्तविक समानता चाहिए थी। अगर कोई समुदाय सरकारी दफ्तरों, सत्ता के गलियारों या प्रशासन में ऐतिहासिक कारणों से पूरी तरह से अदृश्य है, तो राज्य आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता। सही बात है। ऐसे में वो इमरजेंसी ओवरराइड सक्रिय होता है, जो कहता है कि हाँ, नियम समान अवसर का ही है, लेकिन जब तक ये विशेष वर्ग उस दौड़ में बराबरी पर नहीं आ जाता, तब तक राज्य को हस्तक्षेप करना ही होगा। वाह, ये व्याख्या तो उस पूरे नजरिए को बदल देती है। हाँ, इसका मतलब है कि संविधान जानबूझकर एक ऐसा लचीलापन छोड़ता है जहां समान अवसर और आरक्षण दोनों एक ही लक्ष्य को पाने के दो अलग-अलग रास्ते बन जाते हैं। बिल्कुल सटीक। और सबसे महत्वपूर्ण बात, संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इस आरक्षण का गणित जनसंख्या के सीधे अनुपात में होगा। एकदम सही पकड़िए आप। अगर संविधान ये लिख देता कि जिस वर्ग की जितनी जनसंख्या होगी
उसे ठीक उतना ही प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, तो वो अनुच्छेद 16 क्लॉज 1 के समान अवसर के मूल सिद्धांत को पूरी तरह से निकल जाता। हाँ, फिर तो वो बचा ही नहीं। फिर वो एक खुली दौड़ नहीं रह जाती, वो सिर्फ एक जनसांख्यिकीय जनगणना का अभ्यास बनकर रह जाती। ये सिद्धांत तो बहुत स्पष्ट हो गया, लेकिन जब हम इस सैद्धांतिक दुनिया से बाहर निकलकर वास्तविक आंकड़ों की दुनिया में आते हैं, तो ये संतुलन कैसा दिखता है? जमीन पर तस्वीर थोड़ी अलग है। मतलब अगर कोई आज इन आंकड़ों को देखे, तो क्या वो इस समान अवसर और ऐतिहासिक सुधार के मिश्रण को जमीन पर देख सकता है? जमीन पर यह तस्वीर बहुत ही जटिल है। अगर हम केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षा में वर्तमान आरक्षण नीति के आंकड़ों पर गौर करें, तो संरचना कुछ इस प्रकार है। हाँ, आंकड़े क्या कहते हैं? अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 15% कोटा निर्धारित है। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए ये 7.5% है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% का प्रावधान है। और ईडब्ल्यूएस भी है ना? हाँ, और हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का कोटा जोड़ा गया है। तो अगर हम इन सभी प्रतिशतों को जोड़ लें, तो कुल आरक्षित सीटें लगभग 59.5% हो जाती हैं। बिल्कुल, 59.5%। इसका अर्थ ये हुआ कि शेष 40.5% सीटें सामान्य या अनरिजर्व्ड हैं। हाँ, वो अनारक्षित हैं। इन सीटों पर कोई विशेष टैग नहीं है। ये वो सीटें हैं जहां कोई भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति केवल अपनी योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकता है। बिल्कुल, ये 40.5% वो क्षेत्र है जो पूरी तरह से उस पहले सिद्धांत यानी समान अवसर और खुली प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यहीं पर वो डेटा आता है जो किसी भी तार्किक इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगा। कौन सा डेटा? अगर हम इन आरक्षण प्रतिशतों की तुलना हमारे स्रोतों में मौजूद अनुमानित जनसंख्या से करें, तो एक बहुत बड़ा अंतराल दिखाई देता है। हाँ, गैप तो है। देखिए, एससी की जनसंख्या का अनुमान लगभग 16 या 17% के आसपास लगाया जाता है और उनका आरक्षण 15% है। चलिए, ये अनुपात काफी करीब लगता है। हाँ, ये मेल खाता है। एसटी की जनसंख्या लगभग 8 से 9% है और उनका कोटा 7.5% है। ये भी तर्कसंगत लगता है। लेकिन असली पेच तीसरे वर्ग में है। बिल्कुल। जब बात अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आती है, तो सारा सीधा गणित बिगड़ जाता है। कैसे? विभिन्न अनुमानों के अनुसार देश में ओबीसी आबादी 40 से 50% के बीच होने का अनुमान है। कुछ स्रोत इसे और भी अधिक बताते हैं, लेकिन उनका आरक्षण केवल 27% है। हाँ, केवल 27%। अगर कोई भी व्यक्ति जो जितनी आबादी उतना हिस्सा के सिद्धांत पर विश्वास करता है, इन आंकड़ों को देखेगा, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया शायद भारी उलझन या गुस्से की होगी। ये तो ऐसा लगता है कि किसी ने एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है। और यहीं पर हमें उस पाई चार्ट वाले उदाहरण पर वापस जाना होगा जिससे हमने शुरुआत की थी, जहां गणित टूटा हुआ लग रहा था। बिल्कुल, लेकिन ये कोई गणितीय गलती नहीं है। ये जानबूझकर की गई एक संवैधानिक और न्यायिक इंजीनियरिंग है। अच्छा, जानबूझकर? हाँ, ये स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि भारत का सिस्टम शुद्ध आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मॉडल पर आधारित नहीं है। लेकिन एक मिनट रुकिए। हाँ, अगर ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्गों को आगे लाना ही मुख्य लक्ष्य है और सामाजिक न्याय का मॉडल यही कहता है कि वंचितों को मुख्य धारा में लाया जाए, तो सबसे बड़े समूहों को उनके आकार से लगभग आधे प्रतिशत पर ही क्यों रोक दिया गया? ये बहुत वाजिब सवाल है। क्या ये उस समुदाय के साथ अनुचित नहीं है? ये व्यवस्था इस विशाल विरोधाभास को कैसे सही ठहराती है? इस सवाल का जवाब उस अदृश्य छत में छिपा है जिसने दशकों तक भारत के आरक्षण नीति को एक विशेष आकार में ढाल कर रखा है। आप 50% की सीमा की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। दशकों तक सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से ये सिद्धांत स्थापित किया गया कि कुल आरक्षण कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन अब तो वो सीमा पार हो गई है ना? हाँ, ईडब्ल्यूएस कोटे के आने के बाद अब ये सीमा तकनीकी रूप से 59.5% तक पहुंच गई है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से जब ओबीसी आरक्षण लागू किया गया था, तब इस 50% की सीमा का बहुत सख्ती से पालन किया गया था। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये है कि चूंकि SC/ST के लिए पहले से ही 22.5% आरक्षण मौजूद था और कुल सीमा 50% की थी, इसलिए ओबीसी के लिए केवल 27% की जगह ही बची थी? गणित तो यही कहता है, 22.5 + 27 यानी 49%। क्या ये केवल एक बची हुई जगह को भरने का गणित था? नहीं, ये केवल बची हुई जगह भरने की बात नहीं थी।
ये एक बहुत ही गहरे न्यायिक दर्शन का परिणाम था। कैसा दर्शन? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो ये 50% की सीमा इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये व्यवस्था समान अवसर और ऐतिहासिक सुधार के बीच एक अत्यंत नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। 50% के नंबर में ऐसा क्या खास है? क्या ये सिर्फ एक मनमाना नंबर है जिसे सुविधा के लिए चुन लिया गया? इसे समझने के लिए हमें उस ओमनियम और अपवाद वाले तर्क पर वापस जाना होगा। वो अनुच्छेद 16 वाला? हाँ, जैसा कि हमने चर्चा की, अनुच्छेद 16 क्लॉज 1 जो खुली प्रतिस्पर्धा की बात करता है वो मुख्य नियम है, और अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 जो आरक्षण की बात करता है वो एक विशेष प्रावधान या अपवाद है। ठीक है, तो कानून का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है कि अपवाद कभी भी मुख्य नियम को निगल नहीं सकता। अरे वाह, ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल। चलिए इसके साथ एक वैचारिक प्रयोग करते हैं। हाँ। कल्पना कीजिए कि यदि ये 50% की सीमा नहीं होती तो क्या होता? अगर हम पूरी तरह से जितनी आबादी उतना हिस्सा के फॉर्मूले पर चले जाते। ऐसे परिदृश्य में आरक्षण का कुल प्रतिशत 75 या 80% तक पहुंच सकता था। बिल्कुल पहुंच सकता था। और अगर कोटा 80% हो जाए तो क्या होगा? जो 20% सामान्य या अनरिजर्व्ड सीटें बचेंगी वे अपने आप में एक अल्पसंख्यक अपवाद बन जाएंगी। हाँ, नियम ही बदल जाएगा। फिर वो समान अवसर वाला मुख्य नियम पूरी तरह से ढह जाएगा। पूरी व्यवस्था सिर्फ एक जनसांख्यिकी या जनगणना के आधार पर संसाधनों को बांटने का उपकरण बन जाएगी, जहां योग्यता या खुली प्रतिस्पर्धा के लिए लगभग कोई जगह नहीं बचेगी। ये तो उस दौड़ वाले उदाहरण को पूरी तरह से पलट देने जैसा होगा। कैसे? अगर 80% लोगों को अलग अलग दूरी से दौड़ने का मौका दे दिया जाए तो वो 100 मीटर की दौड़ ही अपना अर्थ खो देगी। बिल्कुल सटीक कहा आपने। इसलिए अनारक्षित सीटों और आरक्षित सीटों के बीच एक संतुलन बनाए रखने के लिए ये अदृश्य छत बनाई गई थी, ताकि सिस्टम को दोनों तरफ से चलाया जा सके। जिनके साथ अन्याय हुआ है उन्हें आगे लाया जाए और साथ ही खुले रूप से योग्यता का भी सम्मान किया जाए। और यही कारण है कि ओबीसी वर्ग की आबादी 40 से 50% होने के बावजूद उनका आरक्षण 27% पर तय किया गया। तो ये कोई गलती नहीं थी। ये कोई गणितीय भूल नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही सोचा समझा संवैधानिक समझौता था। ये इस बात की स्वीकारोक्ति थी कि हमें सामाजिक न्याय भी चाहिए, लेकिन हम उस खुले मैदान को भी पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते जहां हर नागरिक अपनी क्षमता साबित कर सके। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? अगर कोई श्रोता इस पूरी गहन चर्चा को कुछ वाक्यों में समेटना चाहे तो वो ये है कि जनसंख्या का प्रतिशत बराबर सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी का प्रतिशत, ये सीधा फॉर्मूला भारत के संवैधानिक ढांचे में काम नहीं करता। एकदम सही। जो लोग केवल आबादी के आंकड़ों को कैलकुलेटर पर रखकर आरक्षण के प्रतिशत की मांग करते हैं, या जो लोग इस अंतर को देखकर पूरी व्यवस्था की आलोचना करते हैं, वो तस्वीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को देखने से चूक रहे हैं। सही कहा। पूरी चर्चा का निष्कर्ष यही है कि भारत का ये आरक्षण मॉडल केवल एक स्प्रेडशीट नहीं है। हाँ, ये कोई सीधा गणित नहीं है। यह एक जीवित सांस लेता हुआ सिस्टम है। यह ऐतिहासिक नुकसान की भरपाई और समान नागरिक अधिकारों का एक ऐसा जटिल मिश्रण है जो हमारे समाज की वास्तविकता को झलकता है। और श्रोताओं के लिए ये जानना अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। हम आए दिन टेलीविजन पर, समाचारों में और अपने आसपास नौकरियों और कोटे को लेकर तीखी बहसें देखते हैं। रोज ही देखते हैं। अक्सर ये बहसें राजनीतिक चश्मे से देखी जाती हैं, जहां एक पक्ष अधिकार की बात करता है और दूसरा पक्ष योग्यता की। लेकिन जब हम इन आंकड़ों के पीछे के इस तार्किक और संवैधानिक नजरिए को समझ लेते हैं तो हम इन बहसों को ज्यादा स्पष्टता से देख पाते हैं। बिल्कुल, नजरिया साफ हो जाता है। हम समझ पाते हैं कि जब भी कोई सरकार या न्यायालय इस विषय पर कोई फैसला लेता है तो वे वास्तव में किन दो विपरीत सिरों को आपस में मिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर ये कोई स्थिर फॉर्मूला नहीं है जैसे एक बार लिख दिया गया और वो हमेशा के लिए तय हो गया। ये इस बात का विषय है कि हम एक समाज के रूप में खुद को कैसे देखते हैं और एक न्यायपूर्ण व्यवस्था का हमारा नजरिया क्या है। आज की इस चर्चा में हमने सचमुच बहुत सी परतों को खोला है। हमने शुरुआत एक सीधे से टूटे हुए मैथ्स के सवाल से की थी, लेकिन उस सवाल का पीछा करते हुए हम भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की सबसे गहरी नींव तक जा पहुंचे। और ये सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कौन सा सवाल? आज हमने जिस 50% की सीमा और इस पूरे वैचारिक संतुलन की बात की, वो उस समय के समाज को ध्यान में रखकर बनाया गया था।
लेकिन अगर ये पूरा मॉडल ऐतिहासिक भेदभाव को सुधारने के लिए है और आज समाज की जनसंख्या की और आर्थिक संरचनाओं में भारी दबाव और बदलाव आ रहे हैं, तो क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। अगर ये 50% की सीमा इस पूरी संवैधानिक इमारत की लोड बेयरिंग वॉल है, यानी मुख्य भार सहने वाली दीवार है, तो जब डेमोग्राफिक दबाव इस दीवार पर लगातार धक्का मारेंगे, तो क्या ये इमारत खुद का विस्तार कर पाएगी? ये भविष्य में हमें न्याय और पिछड़ेपन को मापने के लिए केवल जन्म आधारित प्रतिशत की नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से नए ब्लूप्रिंट की आवश्यकता होगी। एक ऐसा सवाल जो सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या ये दीवार दबाव सह पाएगी या हमें नया ढांचा चाहिए? और इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। इस जटिल गणित के पीछे के दर्शन पर विचार जरूर कीजिएगा। सोचने के लिए बहुत कुछ है।